नमस्कार बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं उमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मां अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज बच्चों हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर। ठीक है बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनको मैंने यहाँ संकलित किया है बच्चों। तो उन क्वेश्चंस को बच्चों आज देखेंगे। आइए बच्चों समझेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ प्रश्न नंबर पहला आपका दिया गया है कि एक मार्क, बच्चों यहाँ पूछा गया है प्रश्न नंबर पहला, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। बच्चों यहाँ पूछा गया आपसे एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। तो बच्चों हम आपको बता दें एक मार्क क्या होता है। एक मार्क शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एजी प्लस मार्क। एजी का मतलब होता है बच्चों कृषि और मार्क का मतलब होता है प्रमाणन बच्चों। और एक मार्क जो ये किन वस्तुओं के लिए बनाया गया, तो एक मार्क बच्चों बता दें ये खाद्य पदार्थ वस्तुओं के लिए बनाया गया था। ठीक बच्चों, तो आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं बच्चों। अब ऑप्शन ए दिया गया उपभोग वस्तु, ऑप्शन बी दिया गया सेवा वस्तु, ऑप्शन सी दिया गया खाद्य पदार्थ, ऑप्शन डी दिया गया इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। तो एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है, तो खाद्य पदार्थ वस्तुओं के लिए। ऑप्शन सी बच्चों आपका सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में क्या क्या चीजें आती हैं, कृषि कृषि हुआ आपका, दूध दही मक्खन, ये सारी चीजें कृषि जो खाने योग्य होती हैं वो खाद्य पदार्थ वस्तुएं होती हैं। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका दिया गया है बच्चों यहाँ कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। बच्चों यहाँ पूछा गया भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो बच्चों हम आपको बता दें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होता क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था ये व्यापारियों के जो व्यापारी उद्योग का काम करते थे उनके शोषण को कम करने के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था। और बच्चों ये कब लागू किया गया तो 1986 में बच्चों लागू किया गया था। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया 1982, ऑप्शन बी दिया गया 1984, ऑप्शन सी दिया गया 1985, ऑप्शन डी दिया गया बच्चों 1986। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो बच्चों 1986 में लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। और बच्चों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस, तो बच्चों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 यहाँ दिया गया बच्चों एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। बच्चों यहाँ पूछा गया प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन। तो बच्चों हम आपको बता दें आर्थिक दृष्टि के आधार पर वस्तुओं को तीन भागों में बांटा गया, तीन क्षेत्रों में बांटा गया। ठीक है बच्चों, कौन कौन क्षेत्र हैं तीन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र बच्चों प्राकृतिक से संबंधित होता है, जिसमें आपकी कृषि संबंधित जो जितनी फसलें होती हैं वो सब प्राकृतिक में आती हैं। ठीक है बच्चों, और प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक बच्चों, इसके बाद द्वितीय क्षेत्र में बच्चों कृत्रिम रूप से जो बनाई जाती हैं तैयार की जाती हैं कृत्रिम रूप से पाई जाती हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। कृत्रिम रूप से क्या क्या बनाया जाता है, जैसे गन्ने से आपकी मिठाई बनाई जाती है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, ये सब जो चीजें कृत्रिम रूप से तैयार की जाती हैं वो द्वितीय क्षेत्र में बच्चों आती हैं। इसके बाद तृतीय क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों की सहायता से जो चल रहा है या बनाया गया है तो वो आपका तृतीय क्षेत्र में बच्चों आएगा। ठीक है, जैसे आपका संचार के माध्यम यातायात, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है बच्चों, और ये बैंकिंग जो सेवाएं हैं, ये डाकघर वगैरह, ये सब मतलब आपके तृतीय क्षेत्र में बच्चों आते हैं। तो आइए बच्चों अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। तो बच्चों यहाँ आपसे पूछा गया कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन ऑप्शन ए बच्चों प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक बच्चों, और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र मैंने आपको बता दिए बच्चों। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 यहाँ दिया गया है विश्व व्यापार संगठन
की स्थापना कब हुई? बच्चों यहाँ पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो बच्चों जानेंगे विश्व व्यापार संगठन होता क्या, सबसे पहले इसको जानेंगे। ठीक, तो विश्व व्यापार संगठन जो बच्चों है ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इसमें 164 देशों के सदस्य मतलब देश भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये कब लागू की गई थी? तो ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कब स्थापना हुई थी मतलब इसकी। तो ऑप्शन ए है 1 जनवरी 1993, ऑप्शन बी है 1 जनवरी 1990, ऑप्शन सी बच्चों है 1 जनवरी 1995, ऑप्शन डी है बच्चों 1 जनवरी 1985। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बच्चों 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो ऑप्शन सी बच्चों सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब विश्व व्यापार संगठन इसको इंग्लिश में कहते हैं WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है या मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चों बताएंगे कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ बच्चों है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 यहाँ दिया गया बच्चों कि किसी देश के विकास को निर्धारित करना, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार या बेस है। बच्चों यहाँ क्या पूछा गया आपसे कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। तो विकासशील देश किसको कहेंगे? तो जहाँ एक स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी हो, ठीक, और प्रति व्यक्ति आय भी होना चाहिए, ठीक, और वहाँ पर बच्चों साक्षरता दर भी सही होनी चाहिए, तो उसको विकासशील देश में शामिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपसे पूछा गया था कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का बेस या आधार है। तो बच्चों आइए ऑप्शन ये देखते हैं, स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर। यहाँ दिया गया स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर सही होना चाहिए, सही बात है। प्रति व्यक्ति आय भी होना चाहिए, ये भी बात सही बच्चों है आपकी। इसके बाद बच्चों लिखा है कि व्यक्तियों का साक्षरता दर भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा बच्चों सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लिखा है ये सभी, मतलब उपरोक्त सभी, ये सारे सही हो जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 6 यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। बच्चों यहाँ पूछा गया है कि कौन सी रबी की फसल है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि जो हमारी फसलें हैं प्रमुखता 3 रूप से पाई जाती हैं, 3 रूपों में पाई जाती हैं। कौन कौन 3 फसलें हैं? तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक बच्चों, ये प्रमुख हमारी 3 फसलें पाई जाती हैं या उत्पादन की जाती हैं। ठीक, तो बच्चों यहाँ से आपसे पूछा गया कि रबी की फसल, तो हम तीनों फसलें जानते हैं कि कौन कैसी फसल और क्या कैसा बोया जाता है, किसमें क्या उगता है। ठीक बच्चों, तो रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो बच्चों हम बता दें रबी की फसल आप कैसे याद इसको रखेंगे? सबसे अच्छा याद रखने का तरीका, मैंने आज दिन तक इनको फसलों को इसी प्रकार याद रखा, तो आप भी उसी प्रकार याद रखना। हमारी आशा है कि आप भी हर समय के लिए इसको याद रख पाएंगे। ठीक बच्चों, तो बच्चों रबी की फसल जो होती है वो ऐसे याद रखो कि जाड़े में जो फसल होती है उसको रबी की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल जो बरसात में होती है बच्चों, और जो जायद की फसल है वो गर्मियों में होती है। ठीक बच्चों, ऐसे इसको याद रखेंगे। तो रबी की फसल में आप सोचिए कि जाड़े में क्या क्या होता है। तो जाड़े में आपका गेहूं होता है, ठीक बच्चों, चना होता है, ठीक बच्चों, और आपका आलू वगैरह ये सब चीजें होती हैं, तो आपकी रबी की फसल में आएंगे। ठीक बच्चों, इसके बाद खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल बरसात में होती है। तो बरसात में क्या क्या होता है? धान, मक्का, बाजरा, ये सब खरीफ की फसल में होता है। और जायद की फसल गर्मियों में क्या होता है? तो बच्चों गर्मियों में आपका क्या क्या होता है? खरबूजा होता है, तरबूज होता है, ठीक बच्चों, खीरा होता है और ककड़ी होती है। ठीक बच्चों, तो आइए बच्चों अब देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। यहाँ रबी की फसल बच्चों पूछा गया था, तो रबी की फसल गेहूं, गेहूं आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया गया धान, और ऑप्शन सी दिया गया बाजरा, ऑप्शन डी दिया गया मक्का। तो ये बच्चों सभी किस में आएंगे? खरीफ की फसल में। किस में आएंगे बच्चों? खरीफ की फसल में। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 7 यहाँ दिया गया कि निम्नलिखित में से
कौन सी रेशेदार फसल है। बच्चों यहाँ पूछा गया कि रेशेदार फसल कौन सी है, तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि रेशेदार फसल वो होती है जिनको हम खा नहीं सकते हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ में उपयोग में नहीं ला सकते हैं, वो रेशेदार फसल होती है, ठीक है। जैसे आपकी रस्सी हुई, जूट हुआ, कागज हुआ, ये सब किस में आएंगे, तो बच्चों ये आपकी रेशेदार फसल है, ठीक है। आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है, तो बच्चों जूट, रस्सी, ये सब कागज, ये सब किस में आते हैं, तो रेशेदार फसल में बच्चों आते हैं। तो आपका ऑप्शन बच्चों ए सही हो जाएगा। आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों यहाँ प्रश्न नंबर 8 आपका दिया गया है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। बच्चों ये पूछा गया है, ये उपयुक्त गलत लिखा है, ठीक है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, गलत लिख दिया गया, ठीक बच्चों। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया लाल मिट्टी, ऑप्शन बी दिया गया जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी दिया गया पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन डी दिया गया लेटेराइट मिट्टी। ये भी आपका गलत बच्चों लिखा है, टाइपिंग एरर है, ये टाइपिस्ट महोदय को ये नहीं पता है कि कैसा लेटेराइट लिखा जाएगा, कैसे उपयुक्त लिखा जाएगा, इनको ये नहीं पता है, ठीक है। तो इनको भी पढ़ाना पड़ेगा अब हमें, तो ये लगता है पहले इनको पढ़ाएं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इनको अब हमें पढ़ाना पड़ेगा, ये लेटेराइट मिट्टी नहीं लिख पाते हैं, ठीक बच्चों। तो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। चलो वो तो फालतू की बात हुई, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी सीख जाएंगे। तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है बच्चों, लेटेराइट मिट्टी होती है, ठीक बच्चों। ये लाल मिट्टी है, जो ये लाल मिट्टी में आपका सबसे ज्यादा बाजरा उपयुक्त होता है, ठीक है बच्चों। और जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है, रबी की फसल और प्लस खरीफ की फसल बच्चों, ये दोनों फसलें हमारी जलोढ़ मिट्टी में उत्पादन मतलब बहुत अच्छा करती हैं, ठीक बच्चों। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 यहाँ दिया गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया। बच्चों यहाँ आपसे पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो बच्चों हम आपको बता दें कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव हुआ था तब दिया गया था गांधी जी द्वारा, ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दिया गया चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी दिया गया भगत सिंह, ऑप्शन डी दिया गया महात्मा गांधी। तो बच्चों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, कौन सा नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है बच्चों। और इसके बाद ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, तो इनका नारा हमें सबसे अच्छा लगा और इनका हमें नारा बहुत ही लोकप्रिय लगा, ठीक है बच्चों। इन्होंने कहा था कि मैं आजाद हूं और मैं आजाद रहूंगा और मैं आजाद ही मरूंगा, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने कौन सा नारा दिया था चंद्रशेखर आजाद ने, तो मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, आजाद ही मरूंगा। अब भगत सिंह ने कौन सा दिया था, इन्होंने दिया था बच्चों इंकलाब जिंदाबाद, ठीक। अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो भारत का प्रथम नारा जो था वंदे मातरम दिया गया था। और किनके द्वारा दिया गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है। भारत का ये प्रथम नारा था वंदे मातरम, ठीक है बच्चों। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 यहाँ बच्चों दिया गया है कि सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बच्चों यहाँ पूछा गया सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों हम आपको बता दें ये जो सरिस्का बाग है ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, ठीक है बच्चों। तो आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया बच्चों उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया है राजस्थान, ऑप्शन डी दिया गया है गुजरात। तो सरिस्का बाग रिजर्व बच्चों राजस्थान में है, ठीक है बच्चों। तो आपका सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या है बच्चों, तो राष्ट्रीय नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है बच्चों। और मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक बच्चों। और यहाँ गुजरात में है बच्चों गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
यहाँ बच्चों लिखा है थैंक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ आपके 10 क्वेश्चन थे सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की। ठीक है बच्चों, और आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे ये 10 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और ये सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हमारा चैनल सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाया गया, प्लस कक्षा 8 से कक्षा 12 तक की भी कक्षाएं इसमें कवर होंगी, और हमारे चैनल के माध्यम से लाइव टेस्ट और सारे टेस्ट, मतलब साप्ताहिक टेस्ट भी दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, और अभी तक जिन बच्चों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करते रहें। हमारे फीडबैक हम लोगों को जरूर देते रहें कि आपने कैसा पढ़ाया, ये फीडबैक बहुत जरूरी है बच्चों। तो सभी कमेंट्स के माध्यम से हमें फीडबैक दें। ठीक है बच्चों, जिससे हम अगली बार और अच्छे से आपको प्रिपरेशन करके पढ़ा पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।